हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आई होप आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ना केवल AIB 18 के लिए बल्कि आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको हेल्प करेंगे उस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट होने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन के साथ हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, यानी कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है उससे रिलेटेड कौन सी सेक्शन है या क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है जो हमारी रिलेट करती है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल CRPC के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन जो हमारी सेक्शन है उसको भी हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके की वीडियो आगे आपके लिए लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस ए पुलिस। पहला ऑप्शन क्या है, मे अरेस्ट एन एक्यूज पर्सन विदाउट वारंट। सेकंड ऑप्शन है कैन नॉट अरेस्ट एन एक्यूज विदाउट वारंट। थर्ड ऑप्शन है इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट। एंड फोर्थ ऑप्शन है कैन कीप द एक्यूज इन पुलिस कस्टडी विदाउट ए रिमांड ऑर्डर। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सिंपली ये कह रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और ऐसे में पुलिस की क्या ड्यूटी बनती है इन सभी ऑप्शंस में से। हिंदी में भी समझ लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप चीज़ों को समझ सके, चाहे वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है चाहे वो हिंदी वाले स्टूडेंट है। तो संज्ञेय अपराध में एक पुलिस अधिकारी, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी भी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, बिना वारंट के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, आरोपी को बिना रिमांड आदेश के पुलिस हिरासत में रख सकती है। तो इसका कौन सा सही जवाब है ये आपको हमें बताना है। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं इसका सही जो जवाब है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो ऐसे में बिना वारंट के वो उस एक्यूज पर्सन को जो है अरेस्ट कर सकता है, बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब हमें इसकी डिटेल डिस्कशन जाननी है ताकि इससे रिलेटेड और कौन कौन से MCQ बन सकते हैं। तो सबसे पहला MCQ बन गया यहाँ पर कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन C इसके अंदर डिफाइन किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। और कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि किसे कॉग्निजेबल ऑफेंस हम कहते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स इन ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद ए फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में जिन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे, या अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर उस समय पर कोई और लॉ था जो यह कह रहा है इस तरीके के ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे, तो उसे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है क्या करेगी, अरेस्ट करेगी बिना वारंट के, जो हमारा क्वेश्चन था। तो पहले तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि क्या कौन सी सेक्शन में इसे डिफाइन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से एक ही क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। हिंदी में इसका क्या मतलब है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। संज्ञेय मामले का अर्थ है एक मामला जिसमें कि एक पुलिस अधिकारी पहली अनुसूची के अनुसार या फिर उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञेय मामला, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे। तो क्या ये तरीका काफ़ी अच्छा है, इससे आप डिटेल में डिस्कशन भी कर पाएंगे।
जाएं कि क्वेश्चन एक्चुअली में जो हमारा एमसीक्यू है उसका आंसर तो हमें मिला ही, साथ ही एक्चुअली में कौन सा जो सेक्शन है, कौन सा एक्ट है, कौन सी सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ये भी चीज़ें आपको पता चली। तो अब समझते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये तरीका जो है। इस तरीके से अगर आप एमसीक्यू को कवर करना चाहते हैं तो मैं इस तरीके से भी सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, साथ ही हम डिटेल जो एक वीडियो रहेगी जिसमें हम केवल एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। एन ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन है समन केस, सेकंड ऑप्शन है वारंट केस, थर्ड ऑप्शन है इन दोनों से रिलेट करता और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी ऑप्शन इसका नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है उसके बाद जो इसका सही जवाब होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध किससे संबंधित है? समन केस से, वारंट केस से, इन दोनों से या उपरोक्त में से कोई सा भी इसका सही जवाब नहीं है। जब हम बात करते हैं किसकी, वारंट केस की, तो उसमें पनिशमेंट कितनी दी होती है? 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट दी होती है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है इज द राइट आंसर। अब चलते हैं इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इससे रिलेटेड और हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि वारंट केस और समन केस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन गया कि समन केस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन यानी कि क्लोज नंबर W के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि समन केस हम किसे कहते हैं, यानी कि एज ए समन केस मीन्स एनी केस रिलेटेड टू द ऑफेंस नॉट बीइंग द वारंट केस। जो वारंट केस नहीं है उसे हम समन केस कहते हैं। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि इसका अर्थ है कि अपराध से संबंधित मामला जो कि वारंट केस का मामला नहीं है उसे हम समन मामला कहते हैं। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या बन गया कि वारंट केस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो 2 क्लोज एक्स के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। अब वारंट केस किसे कहते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। ए केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। यानी कि आपसे सेपरेटली यहाँ पर तो पूछा गया है 2 साल से ज़्यादा की सज़ा थी, तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन होगा? वारंट केस हमारा जो था, वारंट केस हमारा जो था करेक्ट ऑप्शन था। लेकिन आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा किसी की डेथ पेनल्टी है, किसी की ऑफेंस की सज़ा, तो क्या वो वारंट केस होगा या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है? तो ऐसे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वारंट केस को क्या कहते हैं, हिंदी में भी इसको एक बार समझ लेते हैं। वारंट केस का अर्थ होता है मौत यानी कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामले को हम वारंट मामला या वारंट केस हम उसे कहते हैं। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड और क्या क्या पता होना चाहिए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 20 है जो बात करता है हमारा समन केस से रिलेटेड, कि मजिस्ट्रेट साहब जब समन केस से डील करते हैं तो किस तरीके से और कौन कौन से सेक्शन हैं, तो इनको आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक के सेक्शंस को 251 से 259 तक पूछा जा सकता है कि जो समन ट्रायल जब किया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न हमारे CRPC में कहाँ पर दिए गए हैं, और चैप्टर को आपको याद रखना है। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। बात करते हैं अब वारंट केस कहाँ पर डिफाइन किया गया है, यानी कि जब भी वारंट केस कोई चलाया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो कौन सा चैप्टर है जो इससे डील करता है, चैप्टर नंबर 19, इसको आपको याद रखना है। और कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन हैं जो इसके बारे में डील करते हैं, 238 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर 250 इसमें ख़त्म होते हैं, और इसको भी पार्टली डिवाइड किया गया है। यानी कि यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर
वारंट केस इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट पर, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोविज़न है, या फिर पुलिस रिपोर्ट के अलावा वारंट केस का ट्रायल किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को एंड तक जरूर लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हमें पता है इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाती है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है। इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, हमने पढ़ा था, अगर आप सीक्वेंसली मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा और कोर्ट्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा कंडक्ट की जाती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है टू अरेस्ट द एक्यूज, सेकंड ऑप्शन है टू पनिश द एक्यूज, थर्ड ऑप्शन है टू कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। जांच का उद्देश्य क्या है कि आरोपी को गिरफ्तार करना, सेकंड ऑप्शन है अभियुक्त को दंडित करना और थर्ड ऑप्शन है आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाना और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि आरोपी के खिलाफ जो सबूत है उसको जुटाया जा सके, उसको कलेक्ट किया जा सके, उसको इकट्ठा किया जा सके। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हम नहीं करेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे। अगर आपके कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ हम ज़्यादा डिस्कशन आपके साथ करेंगे जैसी आपकी नीड होगी। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। हमें पता है कि प्रॉपर्टी फॉरफीच की जा सकती है और इसके रिगार्डिंग जब नोटिस भेजा जाता है तो किस सेक्शन में यहाँ पर भेजा जाता है, सेक्शन नंबर 105E, सेक्शन नंबर 105F, सेक्शन नंबर 105G, सेक्शन नंबर 105H। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा संपत्ति की जब्ती की सूचना के संबंध में बात करती है, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को फॉरफीच किया जा रहा है तो आपको नोटिस दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी कि आपकी प्रॉपर्टी क्यों हम फॉरफीट ना करें। तो कौन सी सेक्शन है इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन नंबर 105 कैपिटल जी, 105 कैपिटल जी जो है इससे डील करती है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में ये सेक्शन क्या रही है, इसकी एक बारी डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये एक्चुअली में क्या रहा है। इफ एज ए रिजल्ट ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और सर्वे, यानी कि सर्वे, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद ऐसा कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, इंक्वायरी हो गई है, सर्वे हो गया है किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 105D के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, अगर कोर्ट को यह विश्वास हो रहा है दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी आर प्रोसीड टू द क्राइम, कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस क्राइम के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, इसमें इसका प्रोसीड किया जाना जरूरी है, यानी कि वो किसी भी इलीगल एक्ट के लिए या ऑफेंस के लिए, या हम उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर कोई ऑफेंस किया जा रहा है, उसे कोई डैमेज हुए हैं, तो ऐसे में प्रॉपर्टी को फॉरफीच किया जाना आवश्यक है। इट में सर्वे नोटिस अपॉन सच पर्सन, यानी कि ये सिंपली ये सेक्शन कह रहा है कि उसको सूचित किया जाएगा, उसको नोटिस भेजा जाएगा ऐसे पर्सन को, एंड कॉल अपॉन हिम, उसे बुलाया जाएगा कोर्ट के अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 3 days, स्पेसिफाई इन ए नोटिस टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ इनकम, कि उन्हें क्या करना होगा, जिसको नोटिस भेजा गया है कि वो 3 दिन के अंदर कोर्ट के अंदर आकर प्रेजेंट हो और यह बताए कि कौन कौन से आपके पास सोर्स है जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी हम फॉरफीच करने वाले हैं, सोर्स ऑफ आपकी इनकम क्या है, क्या आप कमाते हैं, कौन कौन से आपके पास एसेट हैं, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में मेंशन की गई हैं। इसके रिगार्डिंग जो है सूचना दी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी फॉरफीच करने से पहले
उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसकी एक्चुअली में इनकम कहाँ से आ रही है, इसके और कौन कौन सोर्स है, कौन कौन से इसके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ऑन आउट ऑफ विच बाय मीन्स ऑफ विच ही हैज़ एक्वायर सच प्रॉपर्टी एंड द एविडेंस ऑन विच रिलाई अपॉन एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर एज टू शो cause why all or any of such property as the case may be should not be declared to be processed to the crime and for fees to the central government। यानी कि ये सिंपली यही कह रहा है कि जब भी किसी भी एक्यूज पर्सन की प्रॉपर्टी को फोरफीच किया जाना है तो उसे नोटिस भेजा जाएगा कि आप कोर्ट में प्रेजेंट होइए और हमें इसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन जो है दीजिए। एक बारी हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेशन को समझ लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाए वो हिंदी लैंग्वेज से अच्छे से समझ जाएंगे। यह पूछताछ या फिर जांच या फिर सर्वेक्षण के परिमाण स्वरूप धारा 105 डी के अनुसार के तहत न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सभी या कोई भी संपत्ति आय की अपराध यह ऐसे व्यक्ति को बुलाने का एक नोटिस दे सकते हैं और उस नोटिस में निर्देशित 3 दिन की अवधि के भीतर आय कमाई या फिर स्रोत का संकेत देना होगा और संपत्ति जिसमें से या जिसके माध्यम से उसमें ऐसी संपत्ति अर्जित की गई है या फिर वह साक्ष्य जिस पर वह भरोसा करता है एवं अन्य प्रासंगिक यानी कि रिलीवेंट जानकारी और विवरण और कारण बताने के लिए कि ऐसे सभी या कोई भी संपत्ति क्यों इस मामले के अपराध की आय घोषित नहीं की जानी चाहिए और केंद्र सरकार को जब्त कर लिया जाना चाहिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्यों इस तरीके की प्रॉपर्टी को जब्त ना करे, आप इसके रिगार्डिंग जो है डिटेल डिस्कशन बताइए। अब ये जो कंसेप्ट है जब हम बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में और नोटिस भेजने के बारे में, वो तो हमें पता चल गया सेक्शन नंबर 105 जी में जो है नोटिस भेजा जाता है। अब इसकी थोड़ा सा एक बार बेरेक्ट इंडेक्स रीडिंग भी हम कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि कौन सा चैप्टर इससे डील करता है और कौन कौन सी सेक्शन है जो इससे डील करती है। चैप्टर नंबर 7 कैपिटल ए जो बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर द असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर एंड प्रोसीजर फॉर द अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी को अटैच करने के संबंध में, प्रॉपर्टी को फॉरफीच जब्ती करने के संबंध में प्रोविज़न आपको यहाँ पर सीआरपीसी में देखने को मिलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। 105 ए से लेकर 105 एल तक के प्रोविज़न यहाँ पर दिए गए हैं। चैप्टर पूछा जा सकता है, ये आपको सब हेडिंग पूछी जा सकती है, ये आपको सेक्शन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है और पर्टिकुलर एक सेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और इन्फॉर्मेशन ले पा रहे होंगे। व्हेन डज द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 208 एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 कम इनटू फोर्स। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से ये जरूर बनेगा कि अगर आपसे पूछा जा सकता है 2009 के एक्ट का कौन सा नंबर है तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं ये जो एक्ट है ये कब फोर्स में आया था। जो अमेंडमेंट एक्ट 2008 का था, 2009 का ये एक्ट था, ये कब फोर्स में आया था ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी डेट है 30 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019, 28 दिसंबर 2019 या फिर 29 दिसंबर 2019। तो किस डेट को ये फोर्स में आया था? तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि इस डेट को जो है ये लागू हो गया था। तो यहाँ पर आपको एक तो एक्ट के नंबर को ध्यान में रखना है और इस एक्ट के अमेंडमेंट की एनफोर्समेंट डेट पूछी जाए तो आपको इस डेट को याद रखना है। अब हम बात करें रिसेंट हमारे पास जो एक्ट है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्ट का नाम क्या है। तो एक्ट का नाम क्या है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कौन से साल का एक्ट है? 1970
2 का, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बन गया। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट का नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर का ये एक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्ट बनकर कब तैयार हुआ था, तो 25 जनवरी 1974 को तैयार हुआ था। कब एनफोर्स, कब लागू हुआ था हमारा ये, तो 1 डे ऑफ अप्रैल 1974 को ये बनकर तैयार हो गया था। अब ये दोनों चीजें हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, सेक्शन नंबर 1 में देखने को मिलती है, और नाम के बारे में तो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ। यानी कि यहाँ से तीसरा, चौथा और यहाँ पर 5 क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। तो ये जो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द टर्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज डिफाइंड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 2 सब क्लोज यू, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 2 सब क्लोज वी, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 2 सब क्लोज डब्ल्यू, और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 2 सब क्लोज सेक्शन 24। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम कहते हैं सार्वजनिक अभियोजक। इसको कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 2 क्लोज यू के अंदर डिफाइन किया गया है। अब हम समझते हैं एक्चुअली में क्या इसकी डेफिनेशन है, और इससे रिलेटेड जो अभी हमें सेक्शन यहाँ पर ऑप्शंस में डिस्कस किए उनके बारे में भी समझ लेते हैं कि उसकी कौन सी सेक्शन है, क्या डेफिनेशन कह रही है। तो सेक्शन 2 क्लोज यू बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं किसे हैं, इसमें क्या डेफिनेशन दी गई है, मींस एनी पर्सन अपॉइंट अंडर सेक्शन 24, यानी कि 24 के अंदर जो भी अपॉइंट होता है उसे यहाँ डेफिनेशन में कहा गया है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन में अगर कोई कार्य करता है उसको भी हम क्या कहेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं कि लोक अभियोजक का अर्थ जो धारा 24 के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति है, और इसमें लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है शामिल होता है। उसने कोई कार्य दिया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, उसे भी इस सेक्शन के अंदर शामिल किया जाता है। बात करते हैं सेक्शन 2V जो बात करता है सब डिवीजन के बारे में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन का मतलब होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन को हिंदी में उप विभाग कहते हैं। किसी भी जिले का उप विभाजन होना, उप विभाजन होना उसे सब डिवीजन हम कहते हैं। 2W जो बात करता है समन केसेस के बारे में। समन केसेस किसे कहते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो वारंट केसेस नहीं है उसे हम समन केसेस कहते हैं। सेक्शन 24 जो बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड सेक्शन नंबर 24 है। ये इनके जो है सब सेक्शन है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। तो आई होप आपको जो है वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे।